कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमयी जंगल से हुई, जहां हमें एक नरभक्षी कबीले के कुछ बेरहम और ताकतवर आदिवासी दिखाई दिए। वे आपस में इशारों में बात करते हुए लेकिन बेहद सावधानी से घने जंगल के एक ऐसे खौफनाक इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, जहां कदम कदम पर सिर्फ मौत का पहरा था। जल्दी ही समझ में आया कि वे यहाँ एक विशालकाय आदमखोर शेर का शिकार करने आए थे, जो उनके ही कबीले के एक आदिवासी को उठाकर जंगलों में ले गया था। वे अभी आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक एक आदिवासी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने तीखे तीर उसी दिशा में तान दिए, लेकिन जल्दी ही पता चला कि वह कोई खतरा नहीं बल्कि उनके ही कबीले की एक लड़की नारू थी, जो चोरी छिपे उनका पीछा करते हुए इस रहस्यमयी जंगल के इतने अंदर तक आ चुकी थी। दरअसल नारू भी कबीले के सामने खुद की काबिलियत को साबित करने के लिए उस आदमखोर शेर का शिकार करना चाहती थी। हालांकि अभी वह इतनी कुशल शिकारी नहीं थी, और यही कारण था कि शिकार के लिए आए सभी आदिवासी उसे अपने साथ ले जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन तभी अचानक नारू का बड़ा भाई ताबे सबसे कहता है, ये हमारे काम आ सकती है सुराग ढूंढने में, और अगर हमारा साथी जिंदा मिला तो ये उसे दवाई दे सकती है। सभी जंगल के और भी ज्यादा अंदर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस बात से वे पूरी तरह बेखबर थे कि कितना खौफनाक और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। इसी बीच हमें फुंकारते हुए एक सांप को दिखाया गया, जिसने पलक झपकते ही एक चूहे का शिकार कर लिया। लेकिन तभी सांप को वहाँ कुछ अजीब दिखाई दिया। इससे पहले कि सांप उस पर हमला कर पाता, उससे पहले ही उस रहस्यमयी चीज ने एक ही झटके में अपने धारदार हथियार से सांप की खाल, मांस और हड्डियां तीनों अलग अलग कर उसे बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर नारू और सभी आदिवासी शिकारी कुत्तों की मदद से उस आदमखोर शेर के मल तक जा पहुंचे। मल बिल्कुल ताजा था, जिसका साफ मतलब था कि वह आदमखोर शेर आसपास ही था। तभी अचानक नारू की नजर वहीं पत्तों पर गिरे ताजे खून पर गई, यानी कि वे बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अभी वे थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी अचानक उन्हें कबीले का वही साथी बेहद दर्दनाक और बुरी हालत में मिला, जिसे वह आदमखोर शेर उठाकर ले गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि शेर इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ते। नारू ने बिना देर किए तुरंत अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें आपस में रगड़ा और एक खास लेप के साथ मिलाकर उसे घायल साथी के गहरे जख्मों पर लगाने लगी। इसके साथ ही उसने उसे एक खास जड़ी बूटी भी खिलाई, जिससे शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। चूंकि जल्द ही रात होने वाली थी और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए कबीले के बाकी लोगों ने आनन फानन में आसपास की लकड़ियां काटी और उसकी मदद से एक मजबूत स्ट्रेचर बनाया। साथ ही अंधेरे में रास्ता देखने के लिए पेड़ की गोंद से एक चमकदार मशाल तैयार की। जल्द ही घायल साथी को स्ट्रेचर में लिटाकर सभी वहां से निकल गए। लौटते समय रास्ते में ताबे ने कहा कि वह अकेले ही उस आदमखोर शेर का शिकार करने जा रहा है। नारू ने उसे तुरंत चेतावनी दी कि जंगल में शेर से भी खतरनाक कोई भयानक चीज मौजूद है, जिसे देखकर खुद शेर भी भाग गया, नहीं तो आज उनका साथी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ताबे नारू की बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता और अकेला ही उस आदमखोर शेर का शिकार करने चला जाता है। इधर कबीले के बाकी लोग घायल साथी को सही सलामत कबीले की ओर ले जा रहे थे कि तभी अचानक नारू को रास्ते में वही सांप दिखाई दिया, जिसे उस रहस्यमयी जीव ने बड़ी बेरहमी से मारा था। नारू उसे करीब से देखने के लिए बैठी ही थी। उसने पाया कि वह सांप अभी भी जिंदा था, जिसकी खाल को उस रहस्यमयी जीव ने बड़ी ही बेरहमी से नोच फेंका था। वहीं पास में नारू को उस रहस्यमयी जीव के पैरों के निशान भी दिखाई दिए, जो कि एक नॉर्मल जंगली जानवर के पैरों से आकार में बहुत बड़े थे। तभी वहां कबीले के बाकी लोग भी आ गए। नारू सबको वे खौफनाक पैरों के निशान दिखाते हुए बोली, जंगल में जरूर कुछ तो बहुत ही खतरनाक है, जिससे हम सबको खतरा है। भला इस सांप को कोई इतनी बेरहमी से क्यों ही मारेगा। हालांकि कबीले के बाकी लोगों का अंदेशा था कि ये निशान किसी भालू के भी हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भालू और वो भी सिर्फ 2 पैरों के निशान घबराने के लिए इतना काफी था। नारू बिना एक पल गंवाए तुरंत अपने भाई को उस रहस्यमयी शैतान की खबर देने के लिए निकल पड़ी, जिसका साथ देने के लिए कबीले का एक जांबाज साथी भी उसके साथ हो लिया। खौफनाक निशानों का पीछा करते हुए नारू आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का गहरा एहसास हुआ। वह देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ बेहद मजबूती से खींचा। पता चला कि यह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना भाई ताबे था। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत जलती हुई मशालों को बुझा दिया, क्योंकि अब वे उस आदमखोर शेर के इलाके में कदम रख चुके थे और आग की तेज रोशनी को देखकर वह शातिर शिकारी वहां से भाग सकता था। नारू ने उसे तुरंत उस आदमखोर शेर से भी कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक खतरे के बारे में बताया। हालांकि जंगल में भला एक खूंखार ग्रिजली बियर से बड़ा खतरा और क्या ही हो सकता था, लेकिन ताबे ने जो कहा, मुझे भालू से डर नहीं लगता।
मेरे भी मुंह से निकला सच में बंदा बैडस तो है। जिसके बाद नारू, ताबे और साथ आए साथी को उस आदमखोर शेर को मारने का एक बेहद ही शातिर प्लान बताती है, जिसमें वे पहले अपने शिकार को लालच देकर फंसाएंगे और फिर पेड़ की सुरक्षित ऊंचाई पर चढ़कर उसका इंतजार करेंगे। हालांकि ऐसा करने में तो पूरी रात भी बीत सकती थी। यही सवाल साथ आए साथी का भी था। हालांकि नारू का प्लान बिल्कुल सटीक और सही भी था, लेकिन साथ आए साथी का जवाब सच में आजकल की इंडिपेंडेंट औरतों का ईगो हर्ट करने वाला था। अगर शिकार से डर लगता है तो घर चले जाओ, खाना बनाओ। हालांकि ताबे को भी नारू का प्लान सही लगा, लेकिन अपनी खुद की बहन के प्लान पर भरोसा करना मैं कभी इसके पक्ष में नहीं था। बिना देरी किए तीनों योजना के मुताबिक उस आदमखोर शेर को अपनी खूनी मौत के जाल में फंसाने के लिए तैयारी करने में जुट गए। जहां 2 लोग पेड़ पर चढ़कर शेर के आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं ताबे नीचे शेर को बुलाने के लिए जानवरों का ताजा खून और मांस के लोथड़े गिरा रहा था। लेकिन वे तीनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि मौत उनके कितना नजदीक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक आदमखोर शेर ने नारू के साथी पर हमला कर दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर नारू बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत थरथराते हाथों से तीर निकालकर शेर पर चलाने की कोशिश की। वह आदमखोर शेर सच में काफी फुर्तीला था, लेकिन अब नारू की अपनी जान भी खतरे में थी। शेर ने तुरंत नारू पर भी हमला किया, पर खुशकिस्मती से नारू किसी तरह उसकी जानलेवा लपक से बच गई। नारू और शेर अब आमने सामने थे। हाथ में नुकीला भाला लिए नारू उससे दूरी बनाए हुए थी, लेकिन शायद यही उसका अंत था। तभी अचानक उसकी नजर जंगल के बीचों बीच चमचमाती एक लाल रोशनी पर गई, लेकिन तभी ध्यान भटकता देख आदमखोर शेर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। नारू का संतुलन बिगड़ा और उसका सिर एक भारी पत्थर से जा टकराया। जब नारू को दोबारा होश आया तो उसने खुद को कबीले में पाया, जहां सामने बैठी उसकी मां से उसे पता चला कि ताबे उसे यहाँ लेकर आया और अभी वह उसी खूंखार आदमखोर शेर के पीछे गया है। घायल नारू ने अपनी मां को चेताया कि जंगल में कुछ और भी है, जो उस आदमखोर शेर से भी कहीं ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कबीले का भारी शोर शराबा गूंज उठा। बाहर जाकर देखने पर पता चला कि ताबे उस आदमखोर शेर की भारी भरकम लाश को अपने कंधे पर लादे उसके कटे हुए खूनी सिर को साथ लेकर आया था। यह खौफनाक नजारा देखकर कबीले के सभी लोग दंग रह गए। ताबे की इस बहादुरी पर उसे कबीले के सरदार द्वारा सम्मानित किया गया, जहाँ फिर सभी लोग जीत का जश्न मनाते हैं सिवाय नारू के। नारू अच्छी तरह जानती थी कि अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा जंगल में घूम रहा। नारू ने ताबे से साफ साफ कहा कि हमें उसे खत्म करना ही होगा। हालांकि इन अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था, जब एक दिन नारू शिकार की तलाश में जंगल की ओर गई थी। हालांकि अभी वह शिकार में इतनी काबिल नहीं थी, जहां उसके साथ उसका वफादार कुत्ता सुको भी था। वहीं नारू ने अभी अभी सबसे हटकर अपना खुद का एक अनोखा हथियार बनाया था, जिसके बाद नारू ने अपने बनाए नए हथियार के साथ थोड़ा परीक्षण किया, क्योंकि अब इसी हथियार से नारू अपना पहला शिकार करना चाहती थी। तभी अचानक दोनों की नजर एक हिरण पर गई। नारू इसी हिरण को अपना पहला शिकार बनाना चाहती थी। नारू ने तुरंत सुको को इशारों में बताया कि उसे क्या करना है। सच में यह कुत्ता तो मेरे दोस्त से भी कहीं ज्यादा समझदार निकला, लेकिन इससे पहले कि वह अपने बनाए नए हथियार से उस पर हमला करती, तभी अचानक आसमान से जोरदार गरजने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर घबराया हिरण तुरंत वहां से भागने लगा। यह देखकर नारू भी हिरण का पीछा करने लगी, क्योंकि वह अपने पहले शिकार को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सुको भी नारू की पूरी तरह मदद कर रहा था। यही सही समय था। नारू ने उछलकर अपनी कुल्हाड़ी से हिरण पर जोरदार वार किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और हिरण वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन तभी नारू को सुको के कराहने की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पाया कि सुको की पूंछ शिकारियों द्वारा लगाए गए एक लोहे के जाल में फंसी थी, जिसका साफ मतलब था कि जंगल में कहीं और भी बड़े खतरे मौजूद थे। नारू ने तुरंत सुको की पूंछ उस खतरनाक जाल से बाहर निकाली और उसकी जख्मी पूंछ पर मरहम लगाया। हालांकि इस तरह का अनोखा और अजीब जाल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अभी वह उस जाल को गौर से देख ही रही थी कि तभी आसमान में फिर से जोर से गरजने की आवाज सुनाई दी, जहाँ उस भयानक आवाज को सुनते हुए नारू भागती हुई एक पहाड़ी की चोटी पर आ गई। जैसे ही उसने गर्दन उठाकर आसमान की ओर देखा, उसे बादलों को चीरते हुए गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जाते हुए एक बेहद अजीब सी चीज दिखाई दी। हालांकि घने बादलों की वजह से नारू तो उसे साफ नहीं देख पाई, लेकिन दर्शक होने के नाते हमें साफ दिखाया गया कि एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप पलक झपकते ही बादलों में ओझल हो गया, जिसमें से एक रहस्यमयी और खौफनाक क्रीचर बाहर निकला, जिसके पास गायब होने की गजब की ताकत भी थी। इधर इस बात से पूरी तरह बेखबर नारू अभी अपने बड़े भाई ताबे के साथ थी, जहाँ ताबे नारू को अचूक तीर चलाना सिखा रहा था। सच में वह कमाल का शिकारी था। मेरे इतना कहते ही ताबे ने कमान संभाली और तीर
तीर हवा में छोड़ दिया। उसने आसमान में उड़ रहे बाज को एक ही बार में मार गिराया, जिसे देखकर तो नारू भी हैरान रह गई। हालांकि बहन होते हुए भाई की तारीफ तब भी नहीं की जाती थी। नारू सुबह की उस अजीब घटना से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने यह बात ताबे को भी बताई, लेकिन ताबे ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था? सच जानने के लिए नारू खुद ही अपने हथियार लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ी, जहाँ काफी चलने के बाद एक जगह पर नारू को पेड़ पर गिरा चमकीला हरा लिक्विड दिखाई दिया। जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा, उसे जमीन पर किसी विशालकाय जीव के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस खौफनाक निशान को नापने लगी। निशानों को देखकर इतना तो साफ था कि वे किसी आम जंगली जानवर के तो बिल्कुल नहीं थे। इसी दौरान हमें जंगल में एक भेड़िए को दिखाया गया, जो एक मासूम खरगोश का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा था। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो उन दोनों पर अपनी खूनी नजरें गड़ाए हुए था। खतरा भांपते ही घबराया खरगोश अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड की आपाधापी में भेड़िए ने एक ही झपट्टे में खरगोश को दबोच लिया। तभी अचानक किसी अदृश्य जीव ने भेड़िए पर जोरदार वार किया। हालांकि भेड़िया भी अब तक उस अदृश्य जीव को देख चुका था। अदृश्य जीव ने झटके के साथ अपने 2 धारदार हथियार निकाले। भेड़िया पूरी तेजी से उस पर झपड़ा, लेकिन अगले ही पल भेड़िया तड़पकर जमीन पर गिरा और मारा गया। उस अदृश्य जीव ने बड़ी ही बेरहमी से भेड़िए के पेट को फाड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसके कटे हुए सिर को धड़ से बाहर निकाल लिया। उसने भेड़िए के उस कटे हुए सिर पर किसी खास तेजाब जैसे खौलते हुए लिक्विड को डाला और खोपड़ी का वही ऊपरी हिस्सा एक ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रख लिया। यही हमें पता चला कि यह जीव एक खतरनाक एलियन है, जिन्हें प्रेडेटर कहा जाता है। यह एलियन हर ग्रह पर जाकर वहाँ के सबसे खतरनाक और ताकतवर जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान नारू अपने वफादार डॉग सूको के साथ जंगल से होते हुए एक बहुत बड़े खुले मैदान में पहुंची। सामने का भयावह नजारा देखकर तो नारू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दूर दूर तक मैदान में दर्जनों जंगली भैंसों की लाशें बिखरी पड़ी थी। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि सभी भैंसों के शरीर से उनकी पूरी चमड़ी और खाल को बड़ी ही बेरहमी से नोचकर अलग कर दिया गया था। पूरा मैदान एक खुले बूचड़खाने जैसा लग रहा था। जिसके बाद नारू ने एक मरे हुए भैंसे के पास घुटनों के बल बैठकर अपने कबीले की पुरानी रस्म के मुताबिक एक हरी पत्ती उठाई और उसे भैंसे के शरीर पर रखकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर वहीं जमीन पर पड़ी एक बेहद अजीब सी चीज पर गई, जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। नारू अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी कि यह बेरहम कत्लेआम उसी क्रूर अदृश्य एलियन ने किया है, क्योंकि वही एक एक करके इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहा था। मैदान में मरे हुए भैंसों के उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद नारू और उसका वफादार डॉग सूको वापस घने जंगल की गहराइयों में कदम बढ़ा चुके थे। तभी अचानक सूको तेजी से भौंकते हुए आगे की तरफ भाग गया। नारू जमीन पर बहुत बारीकी से नजर गड़ाए हुए आगे बढ़ रही थी, जहां उसे प्रेडेटर के पैरों के बड़े बड़े निशान और कुछ टूटी हुई टहनियां मिली। लेकिन कुछ ही सेकंड में सूको के भौंकने की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। नारू ने घबराकर अपना सिर उठाया और दबी आवाज में उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर सामने पेड़ों के तनों पर गहरे नाखूनों के निशानों पर गई। जैसे ही उसने पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक उसका पैर सीधे एक गहरे और जानलेवा दलदल में जा धंसा। नारू का पैर तुरंत घुटने तक उस कीचड़ में समा गया। उसने तुरंत घबराकर बाहर निकलने की कोशिश की। वह उस गाढ़े काले दलदल में और अंदर खिंचती चली गई। कीचड़ अब नारू की छाती तक पहुंच चुका था। मौत को इतने करीब देख नारू ने तुरंत अपनी रस्सी वाली कुल्हाड़ी निकाली और उसे दलदल के बाहर मौजूद एक मजबूत पेड़ के तने की तरफ उछाला, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ से टकराकर वापस उसी कीचड़ में आ गिरी। नारू अब गले तक दलदल में समा चुकी थी। नारू ने अपनी बची खुची पूरी ताकत झोंकी और दोबारा कुल्हाड़ी फेंकी। इस बार कुल्हाड़ी का पैना ब्लेड पेड़ की मजबूत डाल में जाकर कस गया। नारू ने अपनी पूरी ताकत में जान लगाकर आखिरकार कीचड़ की उस भारी और दम घोंटने वाली जकड़न को चीरा और धीरे धीरे रेंगकर मौत के उस मुंह से बाहर आ ही गई। इधर प्रेडेटर भी उसी जगह पहुंच चुका था जहां जंगली भैंसे मरे पड़े थे। अभी नारू पास के बहते पानी में अपनी कुल्हाड़ी को साफ कर ही रही थी कि तभी अचानक उसके पीछे से कुछ हलचल हुई। जैसे ही उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वहां उसका वफादार सूको खड़ा था। उसे देखते ही समझ में आया कि आखिरकार उसका वफादार साथी इतनी देर से कहां गायब था। अभी दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी नारू को नदी किनारे एक बेहद खतरनाक विशालकाय और भूखा ग्रिजली भालू दिखाई दिया, जो एक हिरण की लाश को बेरहमी से फाड़ कर खा रहा था। नारू उस भालू को देख ही रही थी कि तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। उस विशालकाय भालू ने हिरण के मांस को खाना छोड़ दिया। उसने हवा में अपना भारी भरकम सिर उठाया, क्योंकि अब तक इंसानी शरीर की गंध उस आदमखोर भालू के नथुनों तक पहुंच चुकी थी। नारू ने बिना देर किए तुरंत अपनी पीठ से तीर निकाला और भालू पर निशाना साधा।
तो उस आवाज से भालू का ध्यान तुरंत उसी ओर गया। भालू एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ के साथ नारू की तरफ दौड़ पड़ा। नारू का मरना अब पूरी तरह तय था, लेकिन तभी सूको बीच में कूद पड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे भालू का ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक गया और वह सूको के पीछे भागने लगा। नारू के लिए इतना समय काफी था। वह फुर्ती से अपने टूटे कमान को जैसे तैसे जोड़कर नीचे उतरी। तभी अचानक वह खूंखार भालू दहाड़ते हुए सीधा उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। नारू ने बिना सोचे समझे सीधे नदी के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। सामने ही बहकर आई लकड़ियों और मलबे का एक संकरा ढेर लगा था। तुरंत नारू ने डुबकी लगाई और खुद को उन लकड़ियों के बीच बने संकरे गैप के अंदर छिपा लिया। गुस्साए भालू ने उन लकड़ियों के ऊपर चढ़कर अपने भारी भरकम पंजों से उन्हें तोड़ने का हिंसक प्रयास किया। भालू के नुकीले और खूनी दांत नारू के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर ही थे। यही नारू का अंत था। लेकिन तभी वह विशालकाय भालू अचानक रुक गया। यह देखकर तो नारू भी हैरान रह गई, लेकिन अब तक भालू को हवा में किसी और की भी गंध आ चुकी थी। तभी अचानक नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां आकर खड़ी हो गई हो। विशालकाय भालू बिना डरे उस अदृश्य ताकत पर पूरी ताकत से झपट पड़ा। दरअसल ये वही खूंखार प्रेडेटर था। दोनों के बीच पानी में एक भयानक खूनी जंग शुरू हो गई। दहाड़ते हुए उस विशालकाय भालू ने अपनी पूरी ताकत से प्रेडेटर को दबोचकर पानी में पटक दिया। तभी अचानक भालू जोर से दहाड़ा, मानो उसने प्रेडेटर का काम तमाम कर दिया हो। यह देखकर तो नारू भी दंग रह गई, लेकिन जैसे ही वह भालू जाने के लिए पीछे मुड़ा, तभी अचानक प्रेडेटर अपनी असाधारण सुपर ह्यूमन ताकत के साथ वापस उठ खड़ा हुआ। भालू जैसे ही दोबारा उस पर हमला करने के लिए झपटा, प्रेडेटर ने केवल एक ही जोरदार घूंसे के वार से उस विशालकाय भालू को वहीं ढेर कर दिया। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रेडेटर ने उस भारी भरकम भालू के विशाल शरीर को अपने दोनों हाथों की जबरदस्त ताकत से हवा में उठाया और उसे बीच से फाड़कर भालू के बहते हुए गर्म खून से खुद को नहला लिया। यह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखकर नारू की आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। नारू ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। हालांकि तब तक प्रेडेटर भी नारू को देख चुका था, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज होने की वजह से नारू बहुत दूर तक बहकर निकल गई। अभी वह नदी से बाहर आकर महज कुछ ही कदम चली थी कि रास्ते में नारू को अचानक उसके कबीले के कुछ साथी मिल गए, जो घने जंगल में असल में उसे ही ढूंढ रहे थे। घबराई हुई नारू ने उन्हें बताया कि उसने जंगल में एक बेहद ही खतरनाक अदृश्य जीव को देखा है, जिसके पास पलक झपकते ही गायब होने की अद्भुत क्षमता है, जिसने महज एक ही वार में उस विशालकाय भालू को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह रही कि नारू की इन खौफनाक बातों पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। वे सब उसे पागल समझकर जबरदस्ती वापस कबीले ले जाने लगे। यह देखकर तो नारू का गुस्सा फूट पड़ा। कबीले के सख्त नियमों के खिलाफ जाकर वह अपने ही साथी पर टूट पड़ी। अगले ही पल दोनों के बीच हिंसक हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन यहाँ नारू अकेली थी। जल्द ही सभी साथियों ने मिलकर नारू को काबू में कर लिया और उसके दोनों हाथ मजबूत रस्सियों से बांधकर उसे जबरन एक पेड़ के पास बिठा दिया। लेकिन तभी अचानक पास की सूखी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, जिसकी आवाज सुनकर सभी शिकारी पल भर में अलर्ट हो गए। तभी अचानक एक शिकारी ने बिना सोचे समझे अपना तीर उसी आवाज की दिशा में चला दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आया कि वह तो महज एक जंगली चूहा था। इससे पहले कि सभी शिकारी राहत की सांस लेते, तभी अचानक उस शिकारी की छाती पर 3 चमकदार लाल लेजर लाइटें दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल एक जोरदार चीख के साथ उसकी बेजान लाश जमीन पर आ गिरी। ये खौफनाक मंजर देखकर तो बचे हुए शिकारी बुरी तरह घबरा गए। वे घबराकर चारों तरफ उस अदृश्य शैतान को ढूंढने लगे। रस्सियों से बंधी नारू तुरंत खतरा भांप गई। वह चिल्लाकर उनसे अपने हाथ खोलने को कहती रही, लेकिन डर के मारे किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल यह हमला किसी और ने नहीं, बल्कि उसी खूंखार प्रेडेटर ने किया था। उसी दौरान प्रेडेटर मरे हुए शिकारी के शरीर में ढंग से अपने तीर को बाहर निकालने लगा। तभी अचानक दूसरे शिकारी ने सीधा उसी दिशा में तीर चला दिया, जो सीधे प्रेडेटर के हाथ में जा लगा। तीर लगते ही उसका शरीर लाल रंग की रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल वह दर्द और गुस्से में जोर से दहाड़ा। यह पहली बार था जब वह अदृश्य जीव हमें साफ साफ दिखाई दिया। दोनों शिकारी प्रेडेटर को घेरने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहाँ मुकाबला बराबरी का बिल्कुल नहीं था। प्रेडेटर अपनी असाधारण सुपरह्यूमन ताकत से दोनों पर भारी पड़ रहा था। यही सही समय था। नारू ने बिना डरे तुरंत मरे हुए साथी की ओर दौड़ लगा दी और उसके पास से रस्सियां काटने का कोई औजार ढूंढने लगी। लेकिन इससे पहले कि दूसरा शिकारी प्रेडेटर पर वार कर पाता, प्रेडेटर ने अपने बेहद धारदार हथियार से उसका एक हाथ ही काटकर अलग कर दिया। शिकारी दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठा। अगले ही पल उसने तलवार के एक और जोरदार वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। नारू ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। अब मैदान में सिर्फ तीसरा साथी बचा था। हालांकि इसी बीच नारू अपनी कुल्हाड़ी के
पैने ब्लेड की मदद से अपनी रस्सियां काट चुकी थी। आखिरी बचे हुए शिकारी ने अपनी पूरी ताकत से प्रेडेटर पर वार किया, लेकिन प्रेडेटर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। अगले ही पल उसने अपनी धारदार तलवार सीधे शिकारी के शरीर के आर पार कर दी। तभी अचानक वह पीछे पलटा, क्योंकि अब उसका अगला शिकार नारू थी। नारू तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर सीधे खुले मैदान में आ गई, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। जल्द ही समझ आया कि यह तो वही शिकारी था जो कबीले से अलग हल्का होने गया था। उसने तुरंत नारू को चुप रहने का इशारा किया। दोनों लंबी घास में छिपकर प्रेडेटर को देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो दिखाई ही नहीं देता उसे भला देखा कैसे जा सकता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रेडेटर के थर्मल विजन से छिपना नामुमकिन था। शिकारी ने तुरंत तीर उसी दिशा की ओर तान दिया, लेकिन तभी अचानक शिकारी के सिर पर भी वही 3 खौफनाक लाल लेजर लाइटें चमकने लगी। नारू ने तुरंत बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उसे नीचे खींच लिया, जिससे वह शिकारी बाल बाल बच गया। दोनों एक बार फिर उठकर तेजी से भागने लगे, लेकिन प्रेडेटर चीते की रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। पलक झपकते ही प्रेडेटर ने उस शिकारी को दबोचा और एक ही झटके में चीर कर रख दिया। नारू इस खौफनाक मंजर से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने पीछे पलटकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। अब प्रेडेटर का अगला शिकार सिर्फ नारू थी। नारू अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागी। तभी अचानक रास्ते में बिछाए लोहे के मजबूत शिकंजे में नारू का पैर बुरी तरह जा फंसा। असहनीय दर्द के मारे नारू की चीख निकल गई। उसने अपने पैर को उस लोहे के शिकंजे से निकालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह शिकंजा बहुत मजबूत था। तभी प्रेडेटर ठीक नारू के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नारू को शिकंजे में बेबस और लाचार फंसा हुआ पाया। तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। प्रेडेटर ने नारू को बिना नुकसान पहुंचाए नजरअंदाज किया और वहां से चुपचाप चला गया। तभी नारू को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे ही वह पीछे पलटी, तभी अचानक वहां कुछ अनजान लोग आ गए। दरअसल ये विदेशी शिकारी थे, जिनके पास आधुनिक बंदूकें थीं। इससे पहले कि नारू कुछ समझ पाती, एक शिकारी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब कुछ समय बाद नारू की आंखें खुली, तो उसने खुद को लकड़ियों के बने एक मजबूत पिंजरे में कैद पाया। नारू ने घबराकर बाहर की ओर झांका, जहां दर्जनों बंदूकधारी फ्रांसीसी शिकारियों का पूरा दल डेरा डाले बैठा था। तभी अचानक नारू की नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी, जिसने जंगली भालू की खाल ओढ़ रखी थी। यही आदमी इस विदेशी शिकारी दल का लीडर था। जल्द ही नारू को यह बात समझ में आई कि इन्हीं बेरहम शिकारियों ने मैदान में उन जंगली भैंसों का बेरहमी से कत्लेआम किया था। वह लीडर अजीब तरीके से घूरते हुए नारू की तरफ बढ़ा। हालांकि लैंग्वेज बैरियर के कारण दोनों को एक दूसरे की एक भी बात समझ नहीं आई। तभी लीडर के दल का एक आदमी सामने आया। अच्छी बात यह रही कि उसे नारू की कबीलाई भाषा आती थी। उसने नारू से उस अदृश्य शैतान के बारे में जो कुछ भी पता था सब बताने को कहा, लेकिन नारू ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तभी वह लीडर गुस्से में दूसरे लकड़ी के पिंजरे की ओर बढ़ा। नारू यह देखकर हैरान और दंग रह गई कि उन क्रूर शिकारियों ने उसके बड़े भाई ताबे को भी पकड़ कर रखा हुआ था। अगले ही पल उस बेरहम लीडर ने ताबे के शरीर पर एक गहरा बड़ा कट लगा दिया। उनका इरादा एकदम साफ था। अगले ही पल नारू और ताबे को खुले मैदान में जिंदा चारे के तौर पर पेड़ से बांध दिया गया, ताकि जैसे ही प्रेडेटर इन दोनों का शिकार करने आए, वे घात लगाकर उस पर हमला कर सकें। इसके तुरंत बाद सभी विदेशी शिकारी उनसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छिपकर अपनी बंदूकें ताने नजर रखे हुए थे। लेकिन इन बेवकूफ लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके उन्होंने प्रेडेटर को नहीं, बल्कि खुद अपनी ही मौत को बुलावा दे दिया था। एक शिकारी दूरबीन के स्कोप से उन दोनों पर नजर रखे हुए था कि तभी अचानक उन्हें घोड़ों के खौफनाक तरीके से भागने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन दोनों शिकारियों ने पीछे पलटकर देखा, तो उनके होश उड़ गए। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से घोड़ों पर सवार उनके बाकी साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये खौफनाक नजारा देखकर तो उन दोनों शिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उनमें से एक शिकारी दहशत के मारे चिल्लाता हुआ तेजी से नारू और ताबे की तरफ भागा। लेकिन तभी अचानक हवा को चीरते हुए प्रेडेटर का एक पैना और जानलेवा तीर उसके शरीर के आर पार होता हुआ सीधे सामने के पेड़ में जा घुसा। तभी प्रेडेटर पेड़ से बंधे नारू और ताबे की तरफ बढ़ने लगा। दोनों का मरना अब पूरी तरह तय था। लेकिन तभी नारू ने दिमाग पर जोर देते हुए बताया कि शायद प्रेडेटर सिर्फ उन्हीं का शिकार करता है जो शिकारी होते हैं या जिनसे उसे खतरा होता है। यही कारण था कि प्रेडेटर ने उसे पहले भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह सिर्फ ताकतवर और हथियारबंद लोगों पर ही वार करता है। दोनों ने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन दोनों पूरी तरह नाकाम रहे। तभी अचानक प्रेडेटर का भारी पैर जमीन पर बिछे एक मजबूत शिकंजे में जा फंसा। वह दर्द और गुस्से में जोर से दहाड़ उठा। तभी अचानक आसपास छिपे बाकी विदेशी शिकारी तुरंत बाहर निकल आए। दोनों तरफ से शिकंजे से जुड़ी लोहे की भारी जंजीरों को पूरी ताकत से खींचकर उन्होंने प्रेडेटर को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल दो शिकारियों ने तेजी से आगे बढ़कर एक बड़ा मजबूत जाल प्रेडेटर के ऊपर डाल दिया। प्रेडेटर को पूरी तरह बेबस और कैद देखकर एक शिकारी अभी अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी
तभी प्रेडेटर ने अपनी कलाई से लोहे के बेहद महीन तारों वाला घातक जाल फेंका, जिसने देखते ही देखते उस शिकारी का कीमा बना दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने प्रेडेटर पर जोरदार वार किया। उसने पलटकर तुरंत अपनी एडवांस बायोमैकेनिकल ढाल से अपना बचाव किया। सामने खड़े शिकारियों ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं, लेकिन वे भी यह देखकर हैरान रह गए कि प्रेडेटर को उनकी इन गोलियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेडेटर तेजी से उनकी ओर बढ़ा और देखते ही देखते पूरा मैदान एक खूनी बूछड़खाने में बदल गया। मुकाबला बराबरी का बिल्कुल नहीं था। प्रेडेटर सामने आने वाले हर एक शिकारी को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था। पूरा जंगल उनकी दर्दनाक चीखों से दहल उठा। तभी प्रेडेटर ने एक शिकारी को उसके गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लिया और अच्छी बात यह रही कि इतनी देर में नारू और ताबे किसी तरह अपने हाथों की रस्सियां खोलने में कामयाब रहे। ताबे यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए घोड़ों का इंतजाम करने निकल गया और नारू वापस उन विदेशी शिकारियों के मुख्य अड्डे की तरफ निकल गई। इधर प्रेडेटर अब भी कत्लेआम मचा रहा था। तभी लीडर के एक इशारे पर उसके बचे हुए लोगों ने प्रेडेटर पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक भी गोली प्रेडेटर को छू तक नहीं सकी। तभी अचानक उसने अपनी बाह में लगे बायोमैकेनिकल डिवाइस के सभी बटनों को एक साथ दबाना शुरू कर दिया और अगली ही छलांग में वह पेड़ों पर तेजी से उछलता कूदता हुआ घने कोहरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन तभी अचानक सभी विदेशी शिकारियों की नजर जमीन पर गिरे प्रेडेटर के एक डिवाइस पर पड़ी, जो तेज आवाज के साथ लगातार ब्लिंक कर रहा था। सभी शिकारी यह देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी अचानक उस डिवाइस में से 3 जानलेवा ड्रोन तेजी से घूमते हुए बाहर निकल आए। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि वह क्या था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर नारू किसी तरह छुपते छुपाते विदेशी शिकारियों के मुख्य ठिकाने तक पहुंच चुकी थी, जहां अब भी कई हथियारबंद शिकारी मौजूद थे। अच्छी बात यह रही कि वहीं उसका वफादार सूको भी बंधा हुआ था। लेकिन तभी एक सफेद बालों वाला बेरहम शिकारी हाथों में चमकता हुआ खंजर लिए सूको की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह उसे जान से मार पाता, एन मौके पर नारू वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है। जल्द ही वहां मौजूद बाकी शिकारियों को भी नारू की मौजूदगी का पता चल गया, लेकिन नारू अकेले ही उन सभी शिकारियों पर भारी पड़ रही थी। वह एक एक करके सभी शिकारियों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारती गई। पलक झपकते ही उसने वहां सभी लोगों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत सूको को उस कैद से छुड़ाया और बिना वक्त गंवाए उसे सीधे ताबे की मदद के लिए भेज दिया। अभी नारू ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक वहां बंदूक ताने वहीं ट्रांसलेटर आ गया, जिसका एक पैर प्रेडेटर के हमले के दौरान कट गया था। वह खून से लथपथ और बुरी तरह जख्मी था। उसने दर्द से कराहते हुए नारू से मदद की भीख मांगी और बदले में उसे बंदूक सिखाने का वादा किया। नारू ने तुरंत उसके जख्मों पर दवा लगानी शुरू की। इसी बीच ट्रांसलेटर ने नारू को बंदूक चलाने और उसमें गोली लोड करने का पूरा तरीका विस्तार से समझा दिया। नारू ने तुरंत अपनी पोटली में से वही खास नारंगी जड़ी बूटी निकाली और उसका एक छोटा हिस्सा ट्रांसलेटर के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया, ताकि बहता खून बंद हो और उसकी जान बच सके। दवा खाते ही अगले ही पल उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़कर बुरी तरह कांपने लगा और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। लेकिन तभी अचानक नारू को अपनी कबीलाई सूझबूझ से किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। वह बंदूक लेकर तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई। ट्रांसलेटर बेचारा दहशत के मारे रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने ठीक पीछे से किसी के भारी कदमों की खौफनाक आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मरने का नाटक किया और सांस रोककर वहीं जमीन पर लेट गया। दरअसल प्रेडेटर शिकार की तलाश में वहां पहुंच चुका था। अगले ही पल प्रेडेटर ने अपने बायोमास्क के थर्मल विजन से चारों तरफ स्कैन करना शुरू कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से उस चमत्कारी जड़ी बूटी के ठंडे असर की वजह से ट्रांसलेटर के शरीर की गर्मी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यही वजह थी कि प्रेडेटर की थर्मल आंखें उसे ढूंढ नहीं पाईं और वह यह जान ही नहीं पाया कि वह आदमी अभी जिंदा है। जल्द ही यह बड़ी बात पेड़ के पीछे छिपी नारू को भी अच्छी तरह समझ में आ गई। प्रेडेटर उसे मरा हुआ समझकर जैसे ही आगे जाने के लिए बढ़ा, तभी गलती से उसका भारी पैर ट्रांसलेटर के जख्मी पैर पर पड़ गया। लेकिन तभी अचानक सू को भौंकते हुए प्रेडेटर की तरफ लपका। प्रेडेटर ने तुरंत अपने एडवांस मास्क में लगी लेजर लाइट को सूको पर लॉक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह सूको को जान से मार पाता, तभी अचानक एन मौके पर घोड़े पर सवार ताबे ने प्रेडेटर पर एक जोरदार वार कर उसका वह मास्क जमीन पर गिरा दिया, जिससे लेजर का निशाना सूको से हटकर सीधे एक पेड़ के तने पर लॉक हो गया। अगले ही पल प्रेडेटर ने सूको पर निशाना साधकर फायर किया, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि इतने करीब होने के बाद भी प्रेडेटर का वह एडवांस तीर सूको को छोड़कर सीधे उस पेड़ में जा जहां लेजर लाइट पड़ रही थी। अगले ही पल प्रेडेटर गुस्से में जोर से गुर्राया। उसने अपने घातक और एडवांस तीरों से कई बार ताबे पर सीधा हमला किया, लेकिन हर बार ताबे ने बड़ी ही फुर्ती से खुद को बचाते हुए उन तीरों को डॉज कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि हर बार वे घातक तीर हवा में घूमकर सीधे उसी पेड़ में जा धंसे जहां लेजर लाइट पड़ रही थी। इस अजीब बात को पेड़ के पीछे छिपी नारू ने भी बहुत बारीकी से नोटिस किया। इसी बीच प्रेडेटर ने जमीन पर पड़ा अपना वह मास्क वापस पहन लिया। ताबे ने बिना वक्त गंवाए अपने तीरों से प्रेडेटर पर ताबड़तोड़
हमले किए, लेकिन प्रेडेटर ने अपनी एडवांस बायोमैकेनिकल ढाल से हर बार उसके वार को नाकाम कर दिया। इसी दौरान नारू ने ट्रांसलेटर के बताए हुए तरीके से तुरंत अपनी बंदूक लोड की और सीधे प्रेडेटर के सामने पहुंचकर ट्रिगर दबा दिया। तुरंत ही नारू ने चिल्लाकर प्रेडेटर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही प्रेडेटर का ध्यान भटका, ताबे ने हवा में जोरदार छलांग मारते हुए अपना नुकीला भाला सीधे प्रेडेटर के कंधे के आर पार कर दिया। अगले ही पल प्रेडेटर ने उस मजबूत भाले को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ताबे ने मौका देखकर तुरंत गजब की फुर्ती दिखाते हुए प्रेडेटर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जिससे प्रेडेटर काफी घायल हो गया। तभी अचानक प्रेडेटर वहाँ से गायब हो गया। दोनों को लगा कि वह गंभीर रूप से घायल होकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ है, लेकिन यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक ताबे को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नारू अपने भाई का यह भयानक मंजर देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह बंदूक चलाने तक की हिम्मत नहीं जुटा सकी। तभी प्रेडेटर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे ताबे ने अपनी बची खुची पूरी ताकत समेटकर प्रेडेटर के पैर पर वार किया। प्रेडेटर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत पलटकर अपने आखिरी जानलेवा वार से ताबे का काम तमाम कर दिया। जैसे ही वह वापस पलटा, नारू वहाँ नहीं थी। इधर नदी किनारे अपने जख्मों को साफ करती नारू अपने जांबाज भाई के मारे जाने से अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जल्द ही शाम हो गई। तभी अचानक नारू की नजर अपने जख्म साफ करते उसी विदेशी शिकारी लीडर पर पड़ी। उसे देखते ही नारू के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। इससे पहले कि वह विदेशी लीडर कुछ समझ पाता, नारू ने एक जोरदार वार करके उसे वहीं बेहोश कर दिया। जैसे ही कुछ देर बाद उस लीडर की आंखें खुली तो उसने थोड़ा उठकर अपने पैरों की तरफ देखा। वह जोर से चिल्लाया, क्योंकि नारू ने बेरहमी से उसका एक पैर काटकर शरीर से अलग कर दिया था और भूखे जंगली चूहे उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। वह असहनीय दर्द के मारे तड़प उठा। तभी अचानक उसकी नजर पास पड़ी बंदूक पर गई। वह बेहद मुश्किल से रेंगते रेंगते उस बंदूक तक पहुंचा और उसे उठाकर सीधे नारू पर तान दिया। नारू इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि इसी बेरहम लीडर की वजह से उसके भाई ताबे की जान गई थी। अगले ही पल नारू ने अपनी वही खास नारंगी जड़ी बूटी निगल ली। तभी अचानक गुस्से से पागल लीडर ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। जल्द ही यह समझ में आ गया कि यह सब तो बस नारू के एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा था। तभी वहाँ प्रेडेटर आ गया, लेकिन उस खास जड़ी बूटी के ठंडे असर के कारण वह बिल्कुल सामने होते हुए भी नारू को देख ही नहीं सका। वह धीरे धीरे लीडर की ओर बढ़ा और अगले ही वार में उसने उस शिकारी का काम तमाम कर दिया। नारू तो इसी सुनहरे मौके की ताक में थी। अगले ही पल उसने बिना वक्त गंवाए बंदूक से सीधे प्रेडेटर के सिर पर निशाना साधकर गोली चला दी। इस अचानक हुए हमले से प्रेडेटर बुरी तरह घायल हो गया। यही सही समय था। नारू तुरंत जमीन पर गिरा। उसका वह बायोमास्क उठाकर वहाँ से तेजी से भाग खड़ी हुई। नारू अच्छी तरह जानती थी कि प्रेडेटर को आमने सामने की लड़ाई में मारना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उसने अपने सारे जाल पहले ही बिछा दिए और प्रेडेटर के उसी घातक मास्क को 2 चट्टानों के बीच एक ऊंची जगह पर फिट कर दिया। इधर प्रेडेटर गुस्से से पागल होकर जमीन पर गिरे खून के निशानों का पीछा करता हुआ एक जगह जा पहुंचा। तभी अचानक उसके ठीक पीछे पेड़ पर चढ़ी नारू ने एक ऊंची छलांग के साथ अपनी कुल्हाड़ी से प्रेडेटर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। गुस्साए प्रेडेटर ने उसे तुरंत उठाकर दूर फेंक दिया। यही उसका अंत था। तभी गुस्साए प्रेडेटर ने अपना एडवांस भाला निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, तभी अचानक सू को उस पर झपट पड़ा। ये नारू के लिए एक जीवन दान था। वह तुरंत वहां से भागी। प्रेडेटर उसके ठीक पीछे था। तभी अचानक नारू एक पेड़ के पास जाकर अचानक से रुककर प्रेडेटर का इंतजार करने लगी। तभी अचानक प्रेडेटर ने उस पर घातक वार किया, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ पेड़ में जा धंसा। यही सही मौका था। नारू ने तुरंत भाला उसके हाथ के आर पार करने की सोची। एक जोरदार झटके से उसका अपना ही वह हाथ कटकर अलग हो गया। गुस्साया प्रेडेटर अपनी घातक शील्ड से नारू पर वार करने लगा। नारू किसी तरह अभी तक खुद को बचाए हुए थी। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। तभी प्रेडेटर जोर से दहाड़ा। यही हमले का सही समय था। तभी नारू ने भागते हुए स्लाइड मारकर प्रेडेटर के पैरों पर वार किया और एक छलांग के साथ सीधे उसकी पीठ पर चढ़कर उसके गले को रस्सी से चारों तरफ से लपेटकर जोर से खींचा। पलक झपकते ही प्रेडेटर गहरे गाढ़े दलदल में पूरा समा गया। नारू ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी प्रेडेटर खौफनाक अंदाज में दलदल से बाहर निकल आया। अगले ही पल उसने अपनी घातक एरोगन बाहर निकाल ली। यही तो नारू को चाहिए था। अगले ही पल प्रेडेटर ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन वह तीर नारू को लगने के बजाय हवा में घूमकर वापस प्रेडेटर की ओर आने लगा। तभी अचानक प्रेडेटर की नजर अपने ही मास्क पर गई, जिसका निशाना अब वह खुद था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आखिरकार प्रेडेटर मारा गया, जिसके साथ ही नारू ने अपने भाई की मौत का बदला भी ले लिया। जैसे ही कबीले वालों ने नारू के हाथ में प्रेडेटर का कटा हुआ सिर देखा, सभी हैरान रह गए। नारू ने उसका कटा हुआ सिर सरदार के कदमों में फेंक दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी का शिकार करके आखिरकार नारू ने अपनी काबिलियत साबित कर ही दी। नारू की माँ और कबीले के लोगों की आंखों में उसके प्रति गहरा गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था। कबीले के बुजुर्ग और सभी लोग एक सुर में चिल्लाकर नारू की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने लगे। साथ ही उसे कबीले का नया जांबाज लीडर बना
बना दिया गया। यही वह क्षण था जब यह शानदार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो अगली कहानी में फिर मिलते हैं।